नमस्ते, मैं हूँ अभिनेत्री और नर्सिंग ऑफिसर शिखा मल्होत्रा और मेरे साथ हैं मेरे बहुत ही खास मेहमान, क्योंकि ये आए हैं मेरे घर से, मतलब दिल्ली से। मेरा तो घर ही है ना, होम टाउन है मेरा। गाँव तो नहीं तो है। अरे गाँव नहीं है। गाँव में ऐसे बोलते हैं मेरे घर से आए हैं। मेरे गाँव के है एक्चुअली। लड्डू भी नहीं लाए। तो ये है लोकेश मित्तल, द फाइनेस्ट एक्टर, और दिल्ली से है। तो मैं बार बार बोलूंगी दिल्ली से है भाई, दिल्ली का नाम रोशन कर रहे हैं हम मुंबई आकर। और कमाल की बात यह है कि आप दिल्ली रहकर इस चीज को मेंटेन कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका बातें शातें विद शिखा मल्होत्रा में। आपने लोकेश मित्तल जी को अनडाउटेडली सब बहुत पहचान गए होंगे, क्योंकि आजकल यूथ के तो बहुत फेवरेट हैं। सुई धागा से, फिर शेरनी, फिर रनवे 34, फिर उसके बाद वहां से चेन होते हुए भोला तक आ गई, तरला में भी ये है, फर्जी में सभी यूथ इन्हें बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं और पहचानते हैं और प्यार भी करते हैं। और आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे हैं सबसे पहले। मैं बहुत अच्छा हूँ, पहले से ज्यादा स्मार्ट दिखता हूँ। क्या बात है। तो फिल्मी सफर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि आप एक नॉर्मल व्यक्तित्व से, नॉर्मल परिवार से आते हैं और इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है आपके फैमिली में से, क्योंकि आप एक बढ़िया फैमिली से आते हैं। हाँ। जहाँ पे मालता बस ये दिखाया जाता है कि पैसे कमाओ और बस, अरे बिजनेस है अपना, तो क्या करना है, क्या करना है, एक्टिंग कर रहे हो भाई, छोड़ो ना। तो आप जब एकदम ऐसी एक फैमिली से आते हैं और जब एकदम से आप स्टारडम देख लेते हैं, क्योंकि भाई बोला और फर्जी जैसी फिल्म्स में ऑफ कोर्स सुई धागा भी बड़ी चीज थी, लेकिन जिस तरह से रनवे 34 में काम करने के बाद फिर भोला में भी आप आ गए और इतना बड़ा कैरेक्टर, जहां पर मतलब आप इतना अच्छा उम्दा कैरेक्टर निभाते हैं, तो फिर आप हवा में नहीं उड़े? नहीं, मैं हवा में बिल्कुल नहीं उड़ा और मैं उड़ भी नहीं पाऊंगा, आप मुझे देख सकते हो। अरे वैसे तो नहीं, देखो शिखा, मैं सीधी सी बात ये है कि मैं एक्टिंग से मुझे प्यार है। मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ और मेरा सिर्फ यही मोटिव था कि मुझे काम करना है, अच्छा काम करना है और लोगों के बीच तक पहुंचना है। मुझे अपनी एक पहचान बनाने की, लोग मुझे देखें तो मुझे पहचाने। तो मेरा जो मोटिव था काम करने का वो यही है और मैं इसी मोटिव से काम कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। लेकिन अब जब पहचान बन गई है तो फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अभी भी आप चलिए ये बताइए कि मुंबई में क्यों नहीं रहते, आप दिल्ली में क्यों रहते हैं? ये तो बहुत मतलब तो कॉमन सवाल हो गया मेरे लिए अभी। मतलब हाँ। बॉम्बे में रहता हूँ या क्योंकि जब भी देखो वहां जो उस पार आपको बैठ के जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स देख रहे होंगे, दिल्ली वाले देख रहे होंगे, छोटे छोटे शहरों से देख रहे होंगे, सबको बॉम्बे आना है, लेकिन आपको बॉम्बे नहीं आना, क्यों नहीं आना? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरी फैमिली जो है वो दिल्ली में रहती है और मेरी फैमिली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से रही है। तो फैमिली के साथ नहीं, फैमिली के साथ हूँ तो बहुत खुश रहता हूँ और फैमिली के बिना मैं अधूरा हूँ वैसे भी। तो आपकी प्रायोरिटीज नहीं बदली जब आप कुछ बन गए? तब भी नहीं बदली, अभी भी नहीं बदली, क्योंकि मैं कभी भी आके मुंबई, पहले मैं आपको बता दूं भाई, लड़कियां सपने ना देखें, इज नॉट अ एलिजिबल बैचलर, लगता भी कोई फायदा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे जवान जहान हो, लड़कियां विदा हो सकती है, भैया शादीशुदा है, बच्चा भी है, बच्चा भी लॉन्च हो चुका है, ठीक है। मैं पत्नी के साथ भी हूँ, महिला मुक्ति मोर्चा खबरदार। तो बस मेरा मतलब यही था कि मैं फैमिली के साथ मुझे अच्छा लगता है और मैं अपनी फैमिली, मेरी प्रायोरिटी रही है तो मैं छोड़ना नहीं चाहता उनको। और फिर वो बहुत अजीब सा हो जाता है कि पूरे फैमिली, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, उनको छोड़कर मैं मुंबई आके रहने लगूं और काम करने लगूं, तो वो मैं शायद उनको, मेरा मन नहीं लगेगा। जितने दिन मैं यहाँ रहता हूँ उतने दिन काम करता हूँ तो मेरा मन लगता है, बहुत अच्छे से लगता है, मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ। बट जब कुछ दिन खाली जाने लगते हैं तो मुझे लगता है कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए, मुझे उनके साथ रहना चाहिए, बस मैं फिर वापस भाग जाता हूँ। तो वो मेरे साथ हो ही नहीं पा रहा है और ये भगवान का शुक्र है, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ कास्टिंग डायरेक्टर्स का, जिन्होंने मेरा काम को देखा है, जिन्होंने मुझे पसंद किया है, जिन्होंने मुझे सराहा है, जिनकी वजह से मैं थोड़ा बहुत काम कर पा रहा हूँ। तो नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि मैं
दिल्ली रह के मुंबई में जो कास्टिंग पीपल्स हैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। लोग बॉम्बे रह के बहाने बना रहे हैं, आप दिल्ली से काम करने की बात कर रहे हैं, मतलब मेरे- इसके बारे में बात करूंगी आगे। बहुत सारे मित्र भी हैं जो बॉम्बे में रहते हैं, वो मुझसे लेकिन वो उनके पास मुझसे काम कहते नहीं है, हैं हाँ, मुझसे काम कहते हैं नहीं है बहुत उनके बार पास। कि यार तुम क्यों नहीं रहते, और कई बार तो कहते साले तू आके इधर आके काम कर लेता है और हम बॉम्बे में रह के नहीं हाँ, काम काम कर नहीं पा है रहे उनके अभी। पास। तो अब मेरे नहीं, पास वो उस बात जहाँ का क्या जवाब कमा नहीं है, रहा। बस उस बात का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो शायद क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक्टिंग वाला जो पार्ट है ना, जो ये एज एन एक्टर जो आप काम कर रहे हैं, वो सारे चीजों को मिला के बनता है। सिर्फ आपका अगर आप एक्टर अच्छे हो तो आपको काम मिलेगा, जरूरी नहीं है। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल मतलब मुझे बिल्कुल। लगता है कि आपका एक्टर एज एन एक्टर आप अच्छे होने चाहिए हो, एज एन ह्यूमन बीइंग आप अच्छे होने चाहिए हो, आपका एटीट्यूड, आपका जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो वो चीज, और वो सारी चीजें, और आपकी किस्मत, डेफिनेटली हाँ, हाँ, आपकी किस्मत। तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लगता है कि जब ये सारी चीजें मिलती है ना शिखा, तो तब शायद एक काम आपके राइट हिस्से में डॉट्स सही मिलते हैं, आता है। हाँ। अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे से लाख गुना अच्छे एक्टर्स बैठे हैं जिनको कई बार काम नहीं मिल पाता। वो चांस की बात है कि मैं शायद सही समय पे सही जगह पर पहुंच गया तो मुझे काम मिल गया, और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया तो मुझे काम मिल गया। अदरवाइज आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस ये बोल सकता आई थिंक हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए कि अगर उसको अंत तक यही लगेगा ना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो वो बहुत कुछ कर जाएगा, क्योंकि जब हमें ये एहसास हो जाता है कि हम सब कुछ सीख गए, कंप्लीट हो गए, तो दरवाजे बंद हो जाते हैं सारे, है ना। नहीं नहीं, सीखने का तो वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। आप यकीन करना, मैं जब भी अच्छे और बड़े एक्टर्स को काम करते हुए देखता हूँ अपनी आंखों के सामने, तो मुझे समझ में आता है कि मैं अभी कहाँ पीछे हूँ। और जब आप अपने आप को सोचने लग जाते हो ना, अपने आप को जज करते हो कि यार मैं इस जगह पे सही नहीं जा रहा हूँ, मुझे ये जगह पकड़नी पड़ेगी जिस तरह से वो एक्टर पकड़ता है, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, अभी अभी बहुत कुछ बाकी है जो आप नहीं लेकर आ पा रहे हो। आप उतना कैजुअल नहीं हो, आप इतने नॉर्मल नहीं हो, कैमरे के Effortless सामने नहीं, आप हाँ। नहीं जा रहे हो, उतना उतना एफर्टलेस नहीं आ रहे हो, तो वो काफी सारी चीजें मिक्स होती हैं। तो वो सीखना तो बंद नहीं होने वाला। हाँ, और मुझे लगता है कि परिवार के सपोर्ट के बिना कुछ भी मुमकिन वो नहीं तो होता। पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं आपके होता तो मैं लिए यहाँ भी नहीं बैठा होता, सीधा सीधी बात बता रहा हूँ। क्या मायने रखते हैं आपके पेरेंट्स? होने चाहिए पेरेंट्स लाइफ में, बिकॉज आजकल यूथ में बहुत ज्यादा लोग दूर भागते हैं परिवार से, लोग अकेले रहना चाहते हैं, फ्रीडम के नाम पे, उसके नाम पे चीजें बहुत सी बदल गई हैं। आपके लिए पेरेंट्स क्या हैं? कितना जरूरी है एक परिवार होना? एक अकेली होने की जिंदगी, ऐश, बहुत सारी फ्रीडम, या फिर फैमिली जिसके साथ लोग जिन्हें रिस्ट्रिक्शन का नाम देते हैं जब बहुत सारे लोग आसपास होते हैं, कितना जरूरी है? क्या आपकी नजर में क्या है ये? देखिए, फैमिली मेरे नजर में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं है ना, तो आप जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे यार। एक सीधी बात- आशीर्वाद जैसा है। आपको आप अगर अपने बड़ों का आशीर्वाद ही नहीं लिया तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा फंडा है ये। अगर उनका प्यार, उनकी दुआएं आपके साथ नहीं है तो आप आगे जा ही नहीं पाओगे यार, अगर कितनी आपको कोशिश कर लो समझ आप। भी नहीं आएगा कि कहाँ कमी है, और आपको समझ में नहीं है आएगा ना? क्या क्या गलतियां कर क्या रहे हो, गलतियां क्या कर रहे हो। क्या छोड़ रहे हो, आपको ये महसूस नहीं होगा। लेकिन उनके प्यार आशीर्वाद के बिना नहीं होगा। हालांकि अब मेरे फादर नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि मेरे फादर साहब कभी बोलते थे कि जब मैंने काम शुरू किया, इसके पीछे में अगर हम बात करेंगे तो आप अभी हम पहले बात भी कर रहे थे 2015 से पहले की। हाँ, हाँ। तो उन्होंने सोचा भी था कि ये पता नहीं क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा। लेकिन मैंने शुरू किया, और जब मैं चाहता था कि वो अब वो चीज देखें जो उनको देखनी चाहिए थी, वो अब नहीं है। तो ऐसा भी मेरे साथ हो गया थोड़ा सा। लेकिन मेरी मॉम है और मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है मुझे, और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं एक्टिंग में वापस आया हूँ, क्योंकि मेरी सेकंड इनिंग है। हाँ, मैं बात करूंगी सेकंड इनिंग के बारे में। तो मैं एक्टिंग में वापस आया हूँ तो उसका बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो उनका साथ नहीं होता लेकिन या आजकल तो ऐसा हो रहा है ना कि वाइफ, मतलब जैसे 3 महीने में शादी होती है, 6 महीने में तलाक हो जाता है, कि इट्स नॉट वर्किंग वाला मतलब। तो हाउ इज इट वर्किंग लॉन्ग? आपको नहीं लगता कि जैसे लोगों ने शादी को बना दिया है कि बहुत कॉम्प्रोमाइज है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा झुकना पड़ता है, और ऐसा और वैसा, मतलब 100 कमियां, हाँ और होती है। एक अकेले बढ़िया है, तो आप उस चीज को क्या मानते हैं कि नहीं, मतलब देखो सीधी बात है यार, कमियां सब में होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि
किसी हस्बैंड में कमी है या किसी वाइफ में कमी है, अब ऐसा थोड़ी होता है कुछ भी ऐसा, भाई सब में कमी है ना। लेकिन ये तो आप अच्छाइयाँ भी एडजस्ट तो करोगे ना चीजों को, कि देखिए आप चाहते हो सामने वाला आपकी तरह से एडजस्ट करे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपको एडजस्ट होना है। अगर जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना, आप उस दिन ये बात छोड़ ही दोगे, अपना अपना हिस्सा समझ लो, आप अपना हिस्सा समझ लो, सिंपल सी बात है। सामने वाला अपना बिना हिस्सा बोले समझ समझेगा, लेगा। आप अपना हिस्सा समझो। मेरे ख्याल से यही एक होता है जो कलेक्टिवली लेके चलता है चीजों को। और एक्चुअली नो ऑफेंस, मैं कहती हूँ कि कुछ रिश्तों में जेन्युइनली प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन 100 के 100% तो ऐसे नहीं हो सकता ना कि आपके तलाक ही हो रहे हैं और आप क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गए तो लोग बोल रहे हैं हमको नहीं सुननी तुम्हारी, ऐसा थोड़ी ना होगा। अगर आपको आप हॉस्टल में भी रहते हो तो भी रूममेट के साथ एडजस्ट करने के लिए अपने तरीके कुछ तो बदलने पड़ते हैं ना, तो वो चीज वैसी है। अब सेकंड इनिंग की बात करें तो पहली बात है हम दोनों में एक तो दिल्ली कॉमन है, और उसके बाद इनकी जो पहली फिल्म है, डेब्यू फिल्म जिसे कहते हैं, और मेरी जो डेब्यू फिल्म है वो एक ही निर्माता निर्देशक के द्वारा की गई है, दिलीप जोशी जी के लिए। यही बैठा पीछे ऐसे मत बोल, ये नहीं बोला था, कैमरे के पीछे ही बैठे मुस्कुरा रहे हैं। तो दिलीप जी ने मुझे कांचली में लॉन्च किया, और पहली फिल्म इनकी लोकेश मित्तल जी की चल जा बापू थी, जिसमें ये जलवे बिखेर रहे थे ना, मैंने इनको देखा था पहली बार। तो आपकी जो सेकंड इनिंग थी भाई, पहले तो बढ़िया फैमिली है भाई, छोटी उम्र से काम वाम शुरू करके और मेहनत करके फिर पावर वाला क्या करेगा, पैसे कमा क्या आएगा इसमें से। तो 10 साल तक इन्होंने कैमरा नहीं फेस किया, और फिर वो दोबारा वो जज्बा, मतलब यहाँ मुंबई में रहते हुए लोग ये बोलते हैं कि हमें तो कास्टिंग काउच हो रहा है, हमको इसने वहां उठा के पटक दिया, हमारे साथ ऐसा हो गया, या नेपोटिज्म है। भाई नेपोटिज्म वालों देखो ऐसा है, मैंने भी बहुत चीजें सीखी है इनसे भी और बहुत लोगों से भी, कि एट द एंड टैलेंट ही सब कुछ है। इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है इंडस्ट्री से, एंड ही इज वर्किंग इन धर्मा। अभी भी धर्मा से डबिंग करके आ रहे हैं जनाब, मुझे इन्होंने टाइम दिया है, कितनी बड़ी चीज है। और रनवे 34 में काम करने के बाद आपको भोला में इतने बड़े कैरेक्टर के लिए बुलाना, मतलब परफॉर्मेंस होगी तभी तो। और अजय जी ने चुना, और वो कैसा लगता है आपको, और कैसे कर पा रहे, मतलब जो नहीं कर पा रहे वो क्यों कर पा रहे, ऐसे कोई पाउडर बना दो जो पी ले सब कर ले, है ना। नहीं, मैं ऐसा कोई पाउडर नहीं बना रहा, मैं ऐसा पाउडर नहीं लगा रहा ना, मैं किसी को कुछ ऐसा खिला रहा हूँ कि भाई मुझे कास्ट कर लो। अपना लोकेश मित्तल पाउडर चलाएंगे रोज, मौत निकलेगा। नहीं इशिका, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं बोलता हूँ ना कि मैंने अभी पहले बोला था, सबसे पहले बोला था कि मुझे अपने काम से प्यार है। हाँ। तो वो मुझे लगता है कि वही चीज मुझे शायद खींचती होगी, क्योंकि मैं अपने काम को बहुत पसंद करता हूँ। नहीं, लेकिन आपको मैं एक अलग तरीके से कहूँ तो जैसे ऐसा भी नहीं था कि आप एक हीरो मटेरियल है कि भाई शाहरुख खान की तरह घुस गए या पीछे से कोई है। आप चाहते तो बहुत सारे बहाने बना सकते थे, पहले कैरेक्टर्स भी इतने सारे नहीं हुआ करते थे, सिग्नेचर हुआ करते थे, और आपने अपने लिए सुई धागा से लेके और शेरनी और तरला में भी अभी काम कर रहे हैं, फर्जी में, मतलब इस तरीके से आपने कैसे वो जगह बना ली, क्यों नहीं आपने बहाने ढूंढे, कैसे आपने वो जज्बा दिखाया कि आप एक एक्टर कैटेगरी में घुसे, आपने कोई नहीं सोचा कि मैं हीरो बन पाऊं। जैसे कई बार ऐसे टर्बन वाले लोग भी सोचते कि हमारे लिए ज्यादा जगह नहीं है इंडस्ट्री में, होता है ना, कैटेगराइज कर लेते हैं वो अपने आप को, तो आप भी कर सकते थे, लेकिन आप काम कर रहे हैं। लेकिन कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? पूछता है औरत नहीं ये पूछती है, बोलने तो दे। हाँ मैं कर रहा हूँ, मुझे ये इन्हीं का शो है तो ये ज्यादा बोलेंगे नहीं बोल, नहीं ऐसा नहीं है, क्या कोई नेपोटिज्म नहीं है, मुझे तुम डरो मत बोलो। तो हो ये रहा है कि मैं तो जनरल जैसे सब ऑडिशंस देते हैं, मैं भी वैसे ही ऑडिशंस दे रहा हूँ, ऐसा मैंने कुछ स्पेशलाइज नहीं किया है, लेकिन ऑडिशन दे रहे हैं आप। हाँ, लेकिन मैं ऑडिशन दे रहा हूँ और अभी भी देता हूँ, ऐसी बड़ी फिल्में करने के बाद भी ऑडिशन दे रहे हैं, दैट्स द वे। हाँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि किसी डायरेक्टर को ये लगता हो कि मैं किसी कैरेक्टर को लेके किस और तरीके से करूंगा, पता नहीं किस तरीके से करूंगा, उसको किस तरह से फ्रेम करूंगा, तो हो सकता है कि उस वक्त डायरेक्टर कुछ और माइंड से उस कैरेक्टर को देख रहा है, लेकिन मैं कुछ और एंगल से देख रहा हूँ, तो वो चीजें कई बार बदल जाती हैं। तो और हो सकता है कि वो वाइब उस डायरेक्टर के साथ वो मैच हो जाए कि जो करना चाह रहा है उस कैरेक्टर के साथ, और एक्टर वैसे ही आपको ऑडिशन बना के भेज दे, तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर के माइंड में ऐसा वो छप जाता है कि यार ये
अच्छा कर रहा है ये वो जो ये जो एक्टर है, इसने वो सही कैरेक्टर को पकड़ा है जो मैं और चाहता जो मैं चाहता हूँ। तो शायद बस वो चीज जब सही जगह पे काम आती है तो आपके हिस्से में काम आ जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने निगलेक्शन नहीं झेला, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ मैं ऐसा भी नहीं कि 100 ऑडिशन दिए तो 100 के 100 में सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप अच्छा लेकिन जब 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 100 ऑडिशंस देने के बाद 80 में रिजेक्शन होता है और 2 में सिलेक्शन होता है तो कैसे अपने आप को फिर से वो 101 ऑडिशन के लिए आप 101वें नंबर के लिए आप तैयार करते हैं? क्यों, कैसे? आपको एक बात बताऊं शिखा, मेरी वाइफ ने मुझसे एक बात कही थी कि जब लोग जॉब के लिए जाते हैं और जब इंटरव्यूज देते हैं तो इतने इंटरव्यूज देने के बाद अगर फेल हो जाते हैं तो वो जाके कहीं मर जाएंगे। मेरी वाइफ की वो थी स्टेटमेंट। तुम रोज इतने ऑडिशंस बनाते हो, Actually, रोज बहुत ऑडिशन भेजते हो, patience रोज चाहिए। ऑडिशन भेजते हो, फिर भी वो तुम्हारा वो कम नहीं होता, जज्बा वो जज्बा कम नहीं होता। ऑडिशन है, बनाना है, बनाना है, फिर भी बनाना है, तैयार बनाना है, होकर कैसे हम बनाना है, लग कैसे जाते हैं बनाना है, काम ये पे। याद करना है, यहाँ पे ये चाहिए, ये प्रॉपर्टी लगानी है, यहाँ ये सब होगा, वो सब होगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। वो सब बना के फिर आप बनाते हो, फिर आप भेजते हो, सामने वाला कहता है सर इसमें ना ये चेंज कर दो, ओके। फिर आप दोबारा बनाते हो, हाँ, फिर भेजते हो। क्यों क्यों करते हो आप? क्यों करते हो? उसके पीछे ही सारी चीजें। एक जुनून है, एक वो जज्बा जुनून है। चाहिए आपको, वो आपको वो जज्बा लाना पड़ेगा कि मेरा, जैसे आदमी सोचता है कि यार मैं क्यों दूं, नहीं होगा। जब आप ये सोचने लग जाओगे ना, फिर आप नहीं होगा। पीछे हो जाओगे। हाँ, क्योंकि जब आप आप ही ये नहीं हो, सोचोगे ना आपको खुद कि पे यकीन नहीं है। क्यों नहीं होगा, हाँ, करूंगा उस मैं। दिन आप आगे बढ़ जाओगे। क्या बात है, वेरी नाइस। तो मेरा थॉट इसी पे काम करता है। और मैं ऑडिशंस बनाता हूँ, अभी बनाता हूँ, और मुझे और ऑडिशन आप करने अभी में कोई वो नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स करने लगे हैं, आपको जब कोई अब छोटा कैरेक्टर देगा या पहले आते होंगे तो आप करते होंगे, नहीं करते होंगे, या आप मना करते होंगे ये बहुत छोटा है, जाओ यहाँ से, डेट्स नहीं नहीं नहीं, है। मैं सच बताऊं तो तुम कौन हो? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे एक बहुत अच्छी सी बात बताऊंगा, फिर आप बताइए समझ ना। जाओगे। हाँ। जब मेरी शुरुआत थी तो मैं कोई भी काम मना नहीं करता था, चाहे वो यूट्यूब के लिए हो, चाहे वो फिल्म के लिए हो, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे वो कुछ भी हो, शॉर्ट फिल्म भी वाह। हो। तो मैंने कोई काम मना नहीं किया, मैं हर काम करता था। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता था कि ये तो छोटा है, ये तो ऐसा, या मैं नहीं, कैटेगराइज हो जाऊंगा, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। मैं ऐसा करने लगूंगा तो लोग मुझे देखो, ऐसा ही काम देंगे? देखो मेरा एक सीधा सा लॉजिक है कि जब मैंने कहा कि मुझे एक्टिंग से प्यार है, तो वहां पे वो सारे बैरियर्स ही खत्म हो जाते हैं कि मैं इसके लिए एक्टिंग करूंगा और इसके लिए नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मैं अगर बस काम है एक्टिंग ना कर रहा हूँ। तब करें। हम्म, अब वो काम ही वही है ना, आप चाहे वेब सीरीज के लिए कर रहे हैं, फिल्म्स के लिए कर रहे हैं, कि यूट्यूब YouTube के लिए कर रहे किसी हैं, के लिए भी कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, प्लेटफॉर्म काम पे तो हम भी। अपना ही लेकिन कर रहे हैं। हाँ, इट हैज टू बी गुड, नाइस। आपका कोई मतलब वो इनपुट होना चाहिए। इनपुट, वो काम जो आपका लेवल है वो हम्म, इट शुड बी गुड। मैं ये जरूर चाहूंगा, जब वो यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ तो यूट्यूब में जैसे मैंने स्कूप वुक के साथ काम किया, मैंने Scoop. आरबीसीजे के साथ किया, ऑडिट के साथ किया, टीवीएफ के साथ किया, टाइमलाइनर्स के साथ किया। तो दे आर गुड कंटेंट है। हाँ, तो उनके पास कंटेंट है, उनके पास चीजें हैं, आप तो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कुछ ये दे अच्छा रहा है तो है सामने ना। वाले को। आप हाँ। ऐसा तो नहीं कुछ भी उठा के कर रहे हो, हाँ। वो तो नहीं हो रहा है। तो अगर आप ये काम भी कर रहे हो तो वो आपके काम का हिस्सा है, तो वो आपको करना चाहिए। उसके पीछे ये नहीं कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। शुरुआती दौर में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर आप स्टेब्लिश हो जाते हो, आपको लोग पहचान जाते हैं, आपको काम मिलने लग जाता है, आप एक जगह पे स्टेबल हो जाते हो, तब आप सोचने लगते हो कि अब मुझे शायद अब देखना पड़ेगा कि मुझे ये करना है या नहीं, या मुझे ये करना है या नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब खुद काम करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि मेरा जो सीन मुझे दिया जा रहा है कि उसमें कितना पोटेंशियल चाहे है। वो एक ही है, चाहे वो एक ही, अभी भी कर लोगे मैं आप? अभी भी करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? मैं भी करूंगी। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल हम करना साथ चाहिए। में मैं करेंगे। बताता हूँ, मैंने शेरनी की, आपको बता देता हूँ, शेरनी की मैंने, और शेरनी में पूरी फिल्म में मैं आपको दिख जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद की बात है ये तो, और जब मेरे को रनवे में काम करने का मौका मिला, तो रनवे में मैंने जस्ट ऑडिशन आया और मैंने भेज दिया। मैंने पूछा भी नहीं था क्या है क्या नहीं, उन्होंने मुझे बाद में बोला कि सर एक सीन है। तो मैं बोला सर एक सीन, आपने बोला क्यों नहीं, आपने बताया नहीं मेरे को। सर वो तो आप लॉक हो चुके, अब तो हमने आपको लॉक कर आप लिया। तो लॉक हो गए सर, आप मना कर रहे हो। तो मैंने उनसे बस पूछ ही रहा था मैं, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि सर वो तो सीन आपका अमित जी के साथ है। मैं शॉक्ड,
मैंने अम्मी जी के साथ कभी काम नहीं किया था। और तो मेरे दिमाग में क्या आया, मेरा सवाल बाद में आने वाला था, लेकिन अब मैं ऑडियंस के लिए बोल देती हूँ कि इन्होंने रनवे में बच्चन साहब के साथ सीन किया है। अब जो आपका जो एक्सपीरियंस रहा होगा, और वो जो एक सीन आप कहते हैं, एक सीन में क्यों नहीं बताया, आप बताइए। आप अब बता देता हूँ। तो क्या हुआ कि वो जब मुझे करने के लिए उन्होंने बोला कि आप वो अमित सर के साथ है, तो मुझे लगा कि यार ये तो बचपन का सपना है। मतलब होता है ना कि जैसे आपने सोते हुए कभी सपना देख लिया होगा, सोच से परे हो गया। अमित सर के साथ काम करना है आपको। अच्छा, तो मैंने कहा सर वो कब है, शूट कब है? अगला सर वो शूट का बताएंगे, पहले चीजें लॉक हो जाए, आपका ये पैसे क्या होंगे, ये सब चीजें लॉक, डेट वेट सब। तो अब मैं ये फोन पे बात भी कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में बस सिर्फ ये चल रहा है कि अमित जी के साथ सीन करना है। तो वो था, और वो सीन इम्पैक्टफुल रहा वो मुझे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि एक सीन से क्या होता है, लेकिन एक सीन से फिल्म, बड़ी फिल्म भी आपको मिल सकती है बॉस, जैसे मुझे मिली। बोला। अच्छा, बच्चन साहब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत गुलाब में कांटे आ गए। बहुत अलग एक्सपीरियंस था। जब उनका ऑरा बहुत बड़ा है, जब वो सेट पे आए तो मतलब सब लोग खड़े हो गए। वाह, मैं तो सुन के ही उड़ रही हूँ, है ना। और बहुत सारे लोग उनके साथ आते हैं, टीम उनकी वो काफी बड़ी है, और पता नहीं कौन सा इत्र लगाते हैं, बहुत खुशबू है। सच में बता रहा हूँ आपको, बहुत ही कमाल की। और वो जैसे ही वो एंटर हुए, मैं ना चाहते हुए भी आप सीधा उनके पैरों में गिरना चाहते हो, और वो दूर से ही पहले माले से। अरे भाई साहब। तो ऐसा हुआ। और अच्छा, वो उनकी सर की अच्छी बात ये है कि वो अपने सीन को ना मतलब पढ़ते हैं, रिहर्सल करते हैं, उस सीन की रिहर्सल करते हैं, उसके बाद सीन आज भी करते हैं। आज तो वो शायद मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। सच बताऊं, क्या हुआ उससे कि मैं थोड़ा यूज्ड टू हो गया सीन के साथ। पहले क्या हुआ, जब उन्होंने सीन पढ़ा तो स्क्रिप्ट में से पढ़ रहे थे, तो मैं भी पढ़ ही रहा था। दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, 2-3 बार हुआ, तो सर ने कहा कि एक बार इसके बिना करते, स्क्रिप्ट के बिना करते। मैंने ठीक है सर। तो स्क्रिप्ट के बिना क्या, हमने कुछ कैरिकेचर्स बनाए कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या करने वाला हूँ, ये हुआ। और फिर अजय सर आए, अजय सर के, मैं अजय सर सेड की अमित सर हम रेडी हैं, और उन्होंने कहा, और मैं मेरी तरफ देखा, तो मैंने कहा सर मैं भी रेडी हूँ। और सीन शूट होना शुरू हो गया, और 3 कैमरा पे हम लोगों ने शूट किया था। और वो आधे मतलब आधा घंटा तो नहीं मैं कह सकता, ओवरऑल इस पूरे चंक के लिए 2 घंटे का समय रहा होगा, और वो सीन कंप्लीट हो गया। और मेरे को बड़ी खुशी हुई वो करके कि मैंने कोई फंबल नहीं किया, मैंने कोई अटका नहीं, ये भगवान मुझे बचाया। सही बात है, सही जगह कि ऐसा ना हो। लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत कमाल का रहा कि आपको समझ में आता है कि यार वो कितने आराम से ऐसे और अपन ऐसे, तो वो आपको समझ में आता है कि यार आप कर रहे हो, लेकिन सामने जो बैठे हैं ना भाई साहब, वो बच्चन साहब है, वो बहुत कमाल के आर्टिस्ट है। नो प्लीज। तो उनके साथ बहुत मजा आया। अब आप देखो, जब जैसे इन्होंने बताया कि आपने सेट कर लिया, सेट पर पे कैरिकेचर, तो आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, एनएसडी से, आप एनएसडी से पास आउट है। नेचुरल स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा से, नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा से है ये, ऊपर से लेके मेरा एडमिशन श्री राम सेंटर में नहीं हुआ था, तो मैंने एनएसडी ज्वाइन कर लिया। मैंने ये बोला, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं है, नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा है, नेचुरल स्कूल। हाँ, तो मैं तो जिससे मिलता हूँ मैं बोलता हूँ, मैं तो एनएसडी से हूँ। अरे तो वो तो आप प्रिटेंड कर रहे हो ना कि आप लगा रहे हो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हो आप, वो आप लगा रहे हो, मेरी गलती थोड़ी है भाई। भाई अम्मी है इस स्कूल से, हमको भी जगह नहीं मिली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा